दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों कल के पेपर से पहले सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इस टाइम बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसीलिए मैं अभी बना रहा हूँ। कई सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि हमें नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को समझने में मुश्किल हो रही है। दोस्तों मैं आपको पूरा चैप्टर तो इस टाइम पे नहीं समझा सकता लेकिन मैं आप टाइमलाइन बता सकता हूँ जिससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो मोटा-मोटा उसके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 में, जिसकी वजह से इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। यहाँ पे धीरे-धीरे सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगा था और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ा था। जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ज़बरदस्ती जो है वो इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। इसके अलावा महंगाई बढ़ गई थी और इसके अलावा जो है वो एक एपिडेमिक फैल गया था जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे जो है वो इंडिया के अंदर लोग मारे गए थे। तो दोस्तों उसके बाद जब इतने बुरे हालात चल रहे थे तो इसी टाइम पे महात्मा गांधी आए थे और यहीं से आपका दूसरा टाइमलाइन स्टार्ट होता है। 1915 में महात्मा गांधी आ चुके थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे आकर 1 साल पूरे साल जो है वो इंडिया में विज़िट किया, घूमा। इसके बाद चंपारण के अंदर उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह किया था, जो कि पीजेंट्स के लिए किया गया था 1917 में। और यहाँ से थोड़ा-थोड़ा गांधी जी का नाम बनने लगा था। इसके बाद उन्होंने अगला सत्याग्रह जो है वो खेड़ा में गुजरात के जो किसान थे उनके लिए किया था। और इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी-सी और बढ़ी और फाइनली जो है वो अगले ही साल यानी 1918 के अंदर उन्होंने अहमदाबाद के अंदर जो है वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको इस टाइम पे इमेजेस से नहीं समझा सकता, लेकिन जो टाइमलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे थोड़ा-सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो 1918 के अंदर क्या हुआ था कि अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए इन्होंने सत्याग्रह चलाया था और इन तीनों सत्याग्रह चलाने के बाद गांधी जी की नेशनल लेवल पे पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद दोस्तों एक रॉलेट एक्ट पास होता है अगले ही साल 1919 के अंदर, जिसके अंदर जो है वो ब्रिटिश सरकार ने ये लॉ पास किया था कि वो किसी को भी शक के बिना पे 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे और बिना कोर्ट में पेश किए यानी बिना कोर्ट में ट्रायल के वो 2 साल के लिए उसे जेल में डाल देंगे, जिसकी वजह से कई पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको जो है वो एकाएक जेल के अंदर डाला जाने लगा। तो ये रॉलेट एक्ट जो था वो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से नाइंसाफ़ी थी, जिसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी लोगों ने जो है वो गुस्सा दिखाया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को यानी जब बैसाखी का दिन था तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ, जिसके अंदर दोस्तों जो लोग थे वहाँ पे बेसिकली एक पीसफुल प्रोसेशन करने के लिए आए थे और कुछ लोग जो थे वो वहाँ अपना एनुअल बैसाखी फेयर मनाने आए थे और इसमें यहाँ पे जनरल डायर घुसता है और पूरे अंधाधुंध गोलियाँ चला देता है लोगों के ऊपर। चारों तरफ से एग्जिट जो है वो बंद कर देता है और गोलियाँ चला देता है। जलियांवाला बाग से पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरा बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल जाता है, लोगों में प्रोटेस्ट होती है, दंगे होते हैं। इसको देखते हुए गांधी जी के दिमाग में नेशन वाइड सत्याग्रह चलाने का एक आइडिया आता है। ये नेशन वाइड सत्याग्रह जो है वो दोस्तों अब नेशनल लेवल पे उन्होंने चलाने के लिए सोचा, लेकिन उनके दिमाग में ये आया कि यार हिंदू मुस्लिम्स को एक किए बिना ये काम नहीं हो पाएगा। तो 1921 के अंदर यानी आप ये लगा लीजिए कि 1919 के बीच में जो 1920 का साल था वो गांधी जी ने मुस्लिम्स के जो उस टाइम पे जो मुद्दे चल रहे थे यानी जो खिलाफत मुद्दा उनका चल रहा था, जो कि अली ब्रदर्स जो है वो लीड कर रहे थे, उसको उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्हें लगा कि अगर मैं इनको अभी सपोर्ट कर देता हूँ तो ये लोग मुझे नेशनल मूवमेंट के अंदर सपोर्ट ज़रूर देंगे और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के बिना जो है वो नेशनल लेवल पे सत्याग्रह नहीं चलाया जा सकता। तो पूरे 1 साल वो जो है वो मुस्लिम्स के साथ घूमे, मतलब उन्होंने मुस्लिम्स को पूरा सपोर्ट दिया। अली ब्रदर्स जो थे वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे और उस मूवमेंट को उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। अगले साल उन्होंने एक नेशन वाइड जो है वो नॉन कोऑपरेशन कम खिलाफत मूवमेंट यानी कि साथ में खिलाफत मूवमेंट भी पूरा एक टैग लगा के जो है वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह चला दिया। 1921 में ये शुरू हुआ। तकरीबन 1 साल तक ये बहुत ज़ोरों शोरों से चला। इसके इम्पैक्ट आपको पूछ सकते हैं जैसे इसमें हुआ क्या? इसके अंदर बेसिकली क्या-क्या हुआ था कि लोगों ने जो वो हर चीज़ बॉयकॉट कर दी थी। ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट कर दिए, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस बॉयकॉट कर दिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो लोगों ने दिखाया। लेकिन इसका धीरे-धीरे रीज़न ये हुआ कि फिर ये स्लो होता चला गया, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस जो लोगों ने छोड़ दिए थे तो अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं हमारे पास। इसके अलावा जो है वो साथ पे जो खादी था, जिसको गांधी जी ने बोला था कि तुम ब्रिटिश कपड़े छोड़ो खादी पहनो, तो खादी काफ़ी महंगा था, तो अब वो कहाँ से अफोर्ड करते। तो फाइनली ये मूवमेंट स्लो होती चली गई और एक वायलेंट क्लैश हो गया था 1922 के अंदर चौरी चौरा में उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से गांधी जी ने फाइनली इस मूवमेंट को रोक दिया। उसके बाद कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे, उनको लग रहा था कि यार ऐसे ये दंगे वंगे करा के कुछ नहीं होगा, मतलब लड़ाई वड़ाई करके कुछ नहीं होगा, हमें कुछ इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी 1923 में। उन्होंने सोचा कि हम तो भैया इलेक्शंस के थ्रू जो है वो पॉलिटिकल पावर लेंगे, फिर अंग्रेजों को जो है वो सबक सिखाएंगे। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने बोला नहीं भैया ये तो एक बड़ी मूवमेंट जो है वो निकालनी पड़ेगी और तभी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसे नहीं होगा। तो वो लोग तो अपना काम करते रहे। अब इधर क्या हुआ कि तकरीबन जब धीरे-धीरे सब कुछ चल रहा था, अब टाइम आ जाता है 1928 का। तो 1928 में क्या हुआ दोस्तों, 1928 के अंदर एक इनफेमस साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन इसलिए आ रहा था क्योंकि जब इंडिया के अंदर ये सब चल रहा था तो इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रही थी। तो वहाँ से जो उस टाइम पे जो टोरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बेसिकली एक
कमीशन बनाया जिसके हेड थे साइमन, सर जॉन साइमन। उनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बनाया गया जिसको इंडिया में भेजा गया और बोला गया कि भैया तुम जाके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करो। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब ये तो बड़ी एक नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है, वो लोग यहाँ पे आते हैं और उनको साइमन गो बैक करके जो है वो ग्रीट किया जाता है, और करना भी था। तो मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का तुम चेक करने आ रहे हो और उसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है, वाह, मजाक हो रहा है मतलब यहाँ पे। खैर, इसके बाद जो है वो फाइनली साइमन कमीशन के लिए काफ़ी विरोध हुआ, और देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अगले साल जो है वो लाहौर के अंदर एक अपना सेशन किया जिसके अंदर उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, और साथ में जो है वो इन्होंने बोला कि भैया हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को। लेकिन दोस्तों इस इवेंट को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और अब दोबारा से सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो कूल जो है वो महात्मा गांधी उनके ऊपर आ गई। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अब महात्मा गांधी जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ढूंढा सॉल्ट यानी नमक। तो भैया नमक तो हर कोई यूज़ करता है, तो उन्होंने सोचा कि यार नमक को ही हथियार बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर लगता था टैक्स। अब टैक्स क्यों लगता था, क्योंकि उसके ऊपर भैया ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। नेचुरल सॉल्ट बनाने के लिए उन्होंने सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि तुम नेचुरल सॉल्ट तो बना ही नहीं सकते। सारे ढेर वेर जो है उन्होंने सब डैमेज कर दिए कि भैया नेचुरल सॉल्ट कैसे बना लोगे तुम। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने नमक के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने 11 डिमांड्स भेजी, जिसमें से एक डिमांड ये भी थी कि भैया सॉल्ट के ऊपर टैक्स हटा दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। खैर जो भी है, सामने वाला जो था यानी कि जो लॉर्ड इरविन थे वो झुकने वाले तो थे ही नहीं, ऐसे कैसे झुक जाएंगे वो भी। तो बेसिकली क्या हुआ, गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने बोला था कि भैया 11 मार्च तक अगर तुम नहीं फुलफ़िल करोगे तो हम जो है अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। कौन सी यात्रा शुरू कर देंगे, दांडी मार्च शुरू कर देंगे। तो फाइनली उसने माना नहीं, गांधी जी ने सुना नहीं, और दोनों जो है वो अपने अपने उस पर अड़े रहे, और फाइनली गांधी जी ने अपनी सॉल्ट मार्च शुरू कर दी। लेकिन सॉल्ट मार्च शुरू करने का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्निशन मिला। 24 दिन की ये यात्रा थी, 10 मील गांधी जी डेली चलते थे, हज़ारों लोग उनको डेली सुनने आते थे, हर जगह जो है वो भाषण देते थे। वुमेंस इसके अंदर ये ऐसी मूवमेंट है जिसमें बहुत बड़े लेवल पर वुमेंस ने पार्टिसिपेट लिया, और बहुत पहली ऐसी मूवमेंट भी थी ये जिसके अंदर वुमेंस ने काफ़ी बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो दोस्तों ये जो साल था बेसिकली 1930 का साल था। खैर जैसे तैसे जो है वो सब कुछ हुआ, और फाइनली जो है वो 24 दिन के अंदर गांधी की यात्रा पूरी कर लेते हैं, और फाइनली जो है वो इससे क्या होता है कि वो नमक बना भी लेते हैं, और हज़ारों की संख्या में ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोग जो है वो सफलो ब्रेक करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका जो है वो इम्पैक्ट रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो फाइनली यहाँ पे अब हम टाइमलाइन पे आ जाते हैं, यानी अब 1931 का टाइम आ चुका है। अब तक जो है वो ब्रिटिश सरकार पूरे तरीके से हिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला गया था। इसमें बेसिकली क्या था कि गांधी जी से ही रिक्वेस्ट की गई थी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें, जो कि लंदन में थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये, और गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हुई थी कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देगी, और आप जो है वो इस पैक्ट को जो है वो साइन कर दो। फाइनली गांधी जी जो थे वो महान थे, तो उन्होंने साइन कर दिया। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं, लेकिन हमेशा से जैसे कि जो है वो गांधी जी जो है वो मतलब कुछ वहाँ पे डिसअपॉइंटेड ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स को उस हिसाब से जो है वो वहाँ पे नहीं पूरा किया जाता है। वापस आके देखते हैं तो भैया यहाँ तो अलग ही चल रहा है। यहाँ पे गवार खान जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इन सबको जो है वो जेल में डाल दिया गया है। तो बेसिकली जो है वो इस तरीके से फाइनली आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लॉन्च कर देते हैं। अब क्योंकि इंडिया के लोग जो थे वो पागल तो थे नहीं कि वो दोबारा से उस जोश के साथ जो है वो जुड़ेंगे, तो 1934 में उसने अपना मोमेंटम जो है वो उस मूवमेंट ने मोमेंटम लूज़ कर दिया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को कैसे देखा, तो दोस्तों वो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो लास्ट टाइमलाइन आ जाती है, तो 1934 का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। फाइनली जो है वो सिविल डिसोबीडियंस के अंदर दलित का जो पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि दलित ने जो है वो काफ़ी कम पार्टिसिपेट किया। हालांकि गांधी जी ने उनके लिए काफ़ी कुछ किया, अनटचेबिलिटी को उन्होंने हटाने की पूरी पूरी कोशिश करी, हरिजन्स उनको बोला। इसके अलावा जो है वो उनको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो उसकी डिमांड को भी उन्होंने माना। तो फाइनली जो टाइमलाइन अब आ जाती है हमारी, वो ख़त्म हो जाती है जो मोटा मोटा इस चैप्टर का है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पे, कि नेशनलिज्म की भावना को उस टाइम पे कैसे कैसे जो है वो जीवित रखा गया। तो ये जो है वो बेसिकली इसमें आ जाता है कि जैसे फोकलोर, फोक सॉन्ग्स, डांस, इस तरीके की चीज़ों को प्रिजर्व किया गया, लोगों के बीच में पहुँचाया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने वंदे मातरम लिखा, और इसके अलावा जो है वो आनंद मठ जो थी बाद में उसके अंदर उसको जोड़ा भी, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर हुई। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी फेमस इमेज जो है वो भारत माता पेंट करी। फिर इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने खुद बंगाल में जो है वो बलाड जो है वो कलेक्ट करे और लोगों को तक पहुँचाए। और बेसिकली जो है ये फोकलोर की जो लहर थी, इसकी वजह से एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो जागृत की गई लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर ये बताया गया कि भैया हमारा पुराना जो हिस्ट्री था वो ग्लोरियस हिस्ट्री था, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों ने आके, हरामखोरों ने हमारी पूरी हिस्ट्री जो है वो ख़राब कर दी।
तो हमारा जो है वो पूरा कल्चर ख़राब कर दिया। हमारा देश जो है वो बहुत अच्छा था, हमारा देश महान था और हमारा देश महान है और हमारा देश महान रहेगा। तो दोस्तों इसी बात पे बोलो जय हिंद। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। मोटा मोटा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा था इस चैप्टर में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कल जाओ फोड़ के आओ। स्कूल ही फोड़ देना, टीचर को फोड़ देना, अपने आप को मत फोड़ना बस। चलो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, बाय।